हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था 1853 का एक्ट। इस एक्ट में हम बात करेंगे द क्राउन रूल 1850 एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट। ठीक है, क्राउन एक्ट, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। This act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence or the Sepoy Mutiny. The act, as the Act for the Good Government of India, abolished the East India Company and transferred the power of government, territories and revenues to the British Crown. जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसे सिपोई म्यूटिनिटी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, डिफरेंस स्कॉलर के द्वारा डिफरेंस इसको अलग अलग परिभाषा दी जाती है। ठीक है, ये एक्ट क्यों पास हुआ था? ये एक्ट पास होने का जो सबसे बड़ा कारण था, ये 1857 का रिवोल्ट ही था। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ की बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में सब कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या रेवेन्यू से रिलेटेड हो, वो डायरेक्ट अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। इस एक्ट के फीचर क्या क्या थे? इट प्रोवाइडेड that henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। अब जो भारत का शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन था, अब वो क्वीन या क्राउन के नाम से चलेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया 1858 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है पीटी के पर्सपेक्टिव से। ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के द्वारा उसकी जो एक्टिविटीज़ थी ख़त्म हुई या ख़त्म हुई ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इट चेंज द डिजाइनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वायसराय ऑफ इंडिया कहलाने लगा था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म हो गई थी। ठीक है, ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। लॉर्ड कैनिंग thus became द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। जो वायसराय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अब ब्रिटिश क्राउन को था। जो भी था अब डायरेक्ट कंट्रोल में, अब जो वायसराय था डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में था या डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का या क्राउन का। और लॉर्ड कैनिंग पहले भारत के वायसराय बने। याद रखिए, पीटी पर्सपेक्टिव से हुआ द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड की जो सलाह देने की और ये मशवरा देने की जो मतलब काम काज से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एक्टिविटीज़ थी, अब उनको जो लेखा जोखा करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, इनको ख़त्म कर दिया गया जो 1773 के एक्ट के द्वारा और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की एक पोस्ट का सृजन हुआ, एक पोस्ट बनी जो डायरेक्ट कंट्रोल करता था भारत के प्रशासन को। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य होता था, मेंबर होता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, एसओएसआई की पोस्ट का एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एक पोस्ट बनी थी। याद, ये आपको अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से समझ में आएगा एसओएसआई क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्या है और क्या क्यों बना था ये। इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर हिम। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। एक 15 मेंबर काउंसिल का इसमें इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, बनाई गई और उसमें क्या 15 मेंबर थे। इंडिया टू उसको सिर्फ क्या करते थे, वो असिस्ट करते थे, उसको हेल्प करते थे, उसके काम काज में जो भी वर्क था उसमें उसको हेल्प करते थे। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, सलाह दे सकते थे लेकिन इनके कोई अथॉरिटी नहीं थी। जो 15 मेंबर से सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी और इसका जो चेयरमैन होता था वो एसओएसआई होता था। It constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England। ठीक है, स्टेट इन काउंसिल का एक कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनी, जिसके एक सेक्रेटरी स्टेट इन काउंसिल बनी जो अब जो भी मतलब इशू होता था इंडिया में भी सुना जा सकता था और इंग्लैंड में भी सुना जा सकता था, जो भी कोई दिक्कत भारतीयों को या किसी को भी होती थी। ठीक है, द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India। मतलब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, ये एक्ट जो था बहुत इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ और जो मतलब इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नमेंट, जो इंडिया में गवर्नमेंट थी या वायसराय थे, उनको सुपरवाइज और कंट्रोल किया जाता था इंग्लैंड में।
बहुत अच्छे तरीके से अब जो है ना मतलब कंट्रोल किया जाने लगा था गवर्नमेंट को, और सुपरवाइज और उनको सलाह मशवरा या जो भी सुपरवाइज करने का तरीका एक नया तरीका कह सकते हैं, और एक मतलब बहुत अच्छे एक्ट था जिसमें क्या हुआ, अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो इंडिया में जितने भी उनके ऑफिशियल थे उनको कंट्रोल कर सकते थे, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कंट्रोल कर सकते थे। अच्छा, इस एक्ट के द्वारा जो भी इससे पहले की गवर्नमेंट थी उसकी कोई भी पावर या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ को कर्टेल या अल्टर नहीं किया गया था जो प्रिवेल थी। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझने नहीं समझ में आया तो आप मुझसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इल्म अकेडमी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।